तो हम अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ टर्म्स पहले सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कार्बन है, ये HCl OHCH3, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, HCl CH3OH। तो ये कार्बन कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव इसको कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। पहली चीज़ तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? वो कंपाउंड होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। रोटेट या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है कोई कंपाउंड तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ये कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए इसकी जगह कोई और ऐसा ले लें, दो सेम भी हैं तो इट इज़ नो मोर कायरल। ये कायरल नहीं कहलाएगा, इसको कहेंगे ए कायरल। इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे पास सवाल ये आता है कि अगला कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो सबसे पहले मैं ये अनपोलराइज्ड लाइट है, लेटस से किसी जो नॉर्मल बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं उससे अनपोलराइज्ड लाइट है ये। इसको मैंने पास किया, इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप पोलरीमीटर से पास करेंगे इसको। अगर ये ऐसे के ऐसे ही रह जाती है, मतलब नो डिफ्लेक्शन, ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कंपाउंड कहलाएगा, ये सैंपल कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मान लीजिए ये इसकी जगह किसी एंगल थीटा पर, लेटस से दिस थीटा एंगल पर, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेट कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, तो ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से ले लिया, निकोल प्रिज्म से पास किया, ये बन गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको सैंपल से पास किया, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंगल थीटा से अगर रोटेट कर जाती है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्लॉकवाइज में कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी। और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, डी या एल कहलाएगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने यहाँ पर इसमें देखा कि हमारे पास जैसे ये कायरल कार्बन है,
तो इसमें बेसिकली देयर इज़ नो सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वहाँ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे को हम डिससिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर शुड बी, अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। और दूसरा, देयर शुड बी नो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑल्सो। अभी हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें भी समझने की, राइट। ये दिस कार्बन, ये कार्बन पे हमारे पास 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और इसको हम एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। कायरल कार्बन है, कायरल कंपाउंड है। कुछ सिमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्री का क्या रूल रहता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये सपोज़ हमने ये कंपाउंड बनाया, तो रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है। अभी इसको ही समझ लेते हैं ऐसे। दोनों सेम है। तो आप देखिए कि ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। कैसे कायरल है कि इस कार्बन पे OH देखिए, COH देखिए, H देखिए, और ये सारा अलग से। इसी तरीके से इस H को देखें, इस OH को देखें, इस COH को देखें, इसकी रिस्पेक्ट में, और ये सब। तो ये दोनों ही कार्बन कायरल कार्बन है। कुछ लोग इसको चिरल भी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन दोनों कायरल कार्बन होने के बावजूद अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। कार्बन कायरल होने के बावजूद क्योंकि ये जो है इट्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नोट कर लीजिए इस बात को, इम्पॉर्टेंट बात है ये। कार्बन कायरल है लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको वैसे ये कंपाउंड जो है वो टार्टरिक एसिड है मेरे हिसाब से। और ये ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड बना है ये लैक्टिक एसिड है। सिर्फ जानकारी के लिए लिख रहा हूँ ऑप्टिकली एक्टिव। ये इसको आप साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन है। अगर मैं ये पॉइंट लूँ, ये पॉइंट, तो यहाँ चारों इक्वी डिस्टेंस हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ, फिर से मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इवन ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इवन अगर और अच्छे से देखना चाहें तो ये भी एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो होंगे जहाँ पर सिमेट्री होगी, सिर्फ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री समझाने के लिए बताया, जहाँ पर भी होगी उसमें हमारा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हो जाएंगे। सीधी सी बात है। ये जो कंपाउंड है ये इसकी मिरर इमेज है और ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और इसको बोलते हैं हम, ये और इसकी मिरर इमेज दोनों को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। वी कॉल इट एज एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स।
एनेंशियोमर्स वी कॉल इट, ये और इसकी मिरर इमेज को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ओके, मान लीजिए इसमें कोई हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें मान लीजिए सपोज ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है, और हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स इस 50 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो के हैं और 50 मॉलिक्यूल्स लीवो के हैं। 50 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो के, 50 मॉलिक्यूल्स लीवो के हैं, मतलब बराबर बराबर हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर, और रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आधे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। रेसेमिक मिक्सचर इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है उसमें? 50% डेक्स्ट्रो होता है, 50% लीवो होता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने ए लिखा और इसकी मिरर इमेज ए है, ओ लिखा इसकी मिरर इमेज ये रही, एम लिखा इसकी मिरर इमेज ये रही, सी लिखा इसकी मिरर इमेज ये है, एल लिखा इसकी मिरर इमेज ये है। तो अगर मैं इस ए को इसके ऊपर उठाऊंगा तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसको उठा के इस पर रखूंगा तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये भी सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये तीनों के तीनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे। लेकिन अगर सी को उठा के इस पर रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। कैसा होगा? वो ऐसा होगा। ये एल भी सुपर इम्पोज नहीं होगा, ऐसा होगा। तो ये दोनों कंपाउंड अगर इस तरह से कंपाउंड हैं इसकी जगह, या ये लेटर्स भी हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो कंपाउंड भी जो आएगा, जो जैसा ये कंपाउंड था, तो इसकी मिरर इमेज पे अगर हम उठा के रखते हैं इसको, मैं यहाँ फिर से उसको बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक बार फिर से तो अगर मैं इसको उठा के इस पर रखता हूँ तो ये बात ठीक है कि COH के नीचे COH आ रहा है, OH के नीचे OH आ रहा है, लेकिन CH3 आ रहा है H के ऊपर। इसको उठा के एज इट इज इस पे रखूंगा तो इसके H के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला CH3 आएगा, और इस CH3 के ऊपर ये वाला H आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहलाएगा, और कंपाउंड जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और दोनों का जो पेयर कहलाएगा एनेंशियोमर कहलाएगा। ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड ऐसा दिखता है कि ये मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, बात सही है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये और ये दोनों सेम कंपाउंड है, एनेंशियोमर नहीं है। तो सवाल आता है क्यों? इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा कि इसको ऐसे रोटेट करके देखिए। अगर आप ऐसे, कितने एंगल पे? 180 के एंगल पे। अगर आप 180 के एंगल पे इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको यहाँ से पकड़ा, नीचे लाए, इसको यहाँ लाए, तो ये दोनों राइट में आ जाएंगे, दोनों लेफ्ट में आ जाएंगे, और उसको उठा के इस पे रखेंगे तो सेम हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। 180 या उसके मल्टीपल्स में अगर आप रोटेट करते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई किताब है, मान लीजिए, और इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया 180 के एंगल पे, तो ऐसे रोटेट कर दिया और इस पे रखा तो ये सुपर इम्पोज हो गया, और सुपर इम्पोज हो गया ये बिल्कुल। तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ इन दोनों में से एक को, तो ये हमारा रब हो गया, और तो ये दोनों सेम थे, इसको हम दोनों सेम थे तो मैंने इसको 1 दे दिया। ओके, अब यहाँ पर ये कंपाउंड एक्चुअली में ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसकी वजह से? इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से
ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन कायरल होते हैं लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ऐसे को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। अब इन दोनों में भी रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, देखा जाए तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, यहां पर भी कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, और ये भी जो है इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। और हम ये भी चेक करते हैं 180 के एंगल पर इसको रोटेट करते हैं। तो अगर हम इसको रोटेट करें 180 के एंगल पे, तो मैं रोटेट करके यहां नीचे बनाता हूं ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा इस तरीके से, तो ये H इसको ऐसे पकड़ के खींचूंगा। मान लीजिए इसको ऐसा करता हूं 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे देता हूं। ऐसा करते हैं, इस कार्बन को 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। तो अब यहाँ पर ये आ गया 4, 3, 2 और 1। तो 3 पे जो OH था वो राइट में आ जाएगा। ओके, 3 पे OH राइट में आ जाएगा, 3 का ये ऐसे घुमाएंगे ऐसे, और H लेफ्ट में आ जाएगा, और सेकंड वाला H इधर आ जाएगा राइट में, और OH लेफ्ट में। तो आप देखेंगे कि इसको भी उठा के इस पे रखा 180 के एंगल पे भी रोटेट करने पे, तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। ये बेसिकली यही मिल गया है, लेकिन ये वाला इस पे रखने पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। 180 के एंगल पे रोटेट करने के बाद इन द प्लेन ऑफ पेपर भी इस पे वो नहीं कर रहा सुपर इम्पोज। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो एनेंशियोमर्स है। 3rd and 4th आर एनेंशियोमर्स। 3rd 4th हो गए एनेंशियोमर्स, 1st हो गया मीजो। अब एक चीज और सीखते हैं कि 1st और 3rd में क्या रिलेशन है, या 1st और 4th में क्या रिलेशन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1st की मिरर इमेज नहीं है, ये 1st की ये मिरर इमेज नहीं है 3rd, और 1st की 4th भी नहीं है। और 1st और 3rd मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन ये सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे, ये और ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे, मिरर इमेज भी नहीं है। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को 1st और 3 को, ये इसकी मिरर इमेज भी नहीं है, देखिए ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा। मिरर इमेज होता और सुपर इम्पोज नहीं कर रहा था तो एनेंशियोमर था। मिरर इमेज था, सुपर इम्पोज करता तो वो सेम कंपाउंड हो जाता है। अब ये मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा, तो इन दोनों का रिलेशन कहलाएगा डायस्टीरियोमर। फर्स्ट और 3rd का रिलेशन आ गया, 1 और 3 का रिलेशन आ गया डायस्टीरियोमर। सिमिलरली 1 और 4 भी मिरर इमेज नहीं है, 1 और 4 मिरर इमेज भी नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो 1 and 4th भी आ गया डायस्टीरियोमर। तो हमने 3 चीजें सीखी, एक डायस्टीरियोमर सीखा जिसमें मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा, इसमें मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज कर रहा है, एनेंशियोमर है। और एक हमने ये देखा था कि मिरर इमेज भी था और सुपर इम्पोज भी कर रहा था, वो मीजो कंपाउंड था। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी में, टाइप ऑफ आइसोमर्स में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंडर। एक सवाल और आता है कि ये जो मीजो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। ये कार्बन, ये वाला जो पार्ट है, अगर ये मान लीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये इसकी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये हो जाएगा लिवो रोटेटरी, तो इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा और कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि सपोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और तो ये वाला पार्ट इसका ध्यान से देखिए तो ये मिरर इमेज है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो लीवो रोटेटरी हो जाएगा।
ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक दूसरे को एक तरह से कंपनसेट कर देंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे, ज़्यादा अच्छा शब्द है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसीलिए इसको मीजो कंपाउंड कहते हैं। एक और चीज़ सिखाते हैं कि मान लीजिए ये है कंपाउंड, सपोज ये है, ओके, तो ये कायरल कार्बन हो गया, इसका मिरर इमेज बना देते हैं। तो देखें तो ये इसकी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये इन दोनों का रिलेशन है, एनेंशियोमर कहलाएंगे। तो यहाँ जो कायरल कार्बन है एक है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहाँ पर सपोज 1 है तो ये आ गया 2 1 मीन्स 2, तो एक ये है और एक इसके मिरर इमेज 2 हो गए। इससे पहले जो एग्जाम्पल कराया था उसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 थे, तो 2⁻² हो जाएगा, मतलब 4। लेकिन इसमें क्योंकि अगर आपने अभी याद हो तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये 3 आ जाएंगे। और अगर आपको याद हो ध्यान से तो एक मीजो कंपाउंड था और थर्ड और फोर्थ एनेंशियोमर थे, तो टोटल 3 हो गए। इस तरीके से मीजो कंपाउंड को आपको माइनस करना पड़ेगा जितने होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, दैट इज अनदर थिंग। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा स्टीरियो आइसोमर्स। ये इसका मिरर इमेज है, यहाँ पर ये दे रखा है कि ये इसका मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज नहीं है। और यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं, यहाँ है 2⁻², 2 है। तो फॉर्मूले में जैसे हमने देखा था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के लिए 2n होता है, मतलब 2 मतलब टोटल 4 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसकी मिरर इमेज और ये जो था वो सेम था, ये और इसकी मिरर इमेज। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसको मिरर इमेज को भी यहाँ बना देता हूँ। ये इसकी मिरर इमेज हम बना लेते हैं। और एक्चुअल में इसको 180 के एंगल पे घुमा के इस पर रखेंगे तो ये मिरर इमेज पे सेम आता है। तो ये दोनों सेम कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड सेम है? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है और ये मीजो हैं। तो टोटल आइसोमर 4 होने चाहिए, लेकिन हमारे को चूंकि ये और ये सेम है, और क्यों है? क्योंकि मीजो है, तो वी हैव टू रिड्यूस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आ गए 3। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें बतानी है कि फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ का क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ का क्या रिलेशन है, फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और फोर्थ का, सेकंड और थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। इतना बता देता हूँ कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, और टोटल नंबर ऑफ इस कंपाउंड के अगर आप ध्यान से देखिए तो कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे ये भी बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें से हिंट दे देता हूँ कौन कौन से एनेंशियोमर्स होंगे, कौन से मीजो कंपाउंड होंगे, कौन से डायस्टीरियोमर होंगे, ये बताना है। इसमें ये रिलेशंस बताने हैं। आइए इसका आंसर्स देखते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये कहलाएंगे एनेंशियोमर। और थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये भी एनेंशियोमर है। 1 और 3 मिरर इमेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। 1 और 4 भी मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे। ये भी मिरर इमेज नहीं है सेकंड थर्ड, और सेकंड फोर्थ भी मिरर इमेज नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे। तो ये सारे के सारे चारों से डायस्टीरियोमर में आएंगे, डायस्टीरियो
आइसोमर, और इसमें एक भी मीज़ो नहीं है। और वैसे भी दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था 2n मतलब 2 टोटल 4 आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर। तो 1 2 3 4 इसके 4 हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके और कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। गॉड ब्लेस यू।